स्वागत है आपका शीतल जी नई परख के मंच पर। नमस्कार। हम और आप जब भी चर्चा करते हैं तो उसके केंद्र में राजनीति ही होती है। जी, जी, भारत में वैसे भी हर चीज राजनीति के जरिए ही प्रोसेस होती है, उसी के जरिए संसाधित होती है। लेकिन दरअसल मुझे ये सोचकर कभी-कभी थोड़ा-सा क्षोभ भी होता है कि हम लोगों ने राजनीति के ऐसे रूपों को ही चर्चा के योग्य मान लिया है, जो चुनाव, सत्ता पे कब्ज़ा वगैरह इन सब चीज़ों, राजनीतिक प्रतियोगिता, दलबंदी, दलीय प्रतियोगिता वगैरह इस पे है। जी, राजनीति के कुछ और भी पक्ष हैं, जिनसे हमारा जीवन बहुत बुनियादी रूप से प्रभावित होता है। प्रभावित ही नहीं होता, बल्कि ये तय होता है कि हम ज़िंदा रहेंगे या मर जाएँगे। जी, हमारे हमारे ना हम हमारा माहौल, हमारी दुनिया रहेगी या नहीं रहेगी। आज हम लोग ऐसे ही विषय पे चर्चा करने का गोद लेके मैं आपके पास आया हूँ। जी, जी, और वो विषय ये है कि इस बार जो गर्मी पड़ रही है, वो मेरी अपनी स्मृति में काफ़ी भीषण और भयानक है और काफ़ी खुश किस्म की गर्मी है, ड्राई हीट है मतलब है। इसकी हालत ये है कि जंगलों में रहने वाले जानवर इससे परेशान होकर बहुत ही विचलित हो गए हैं। उनको मौत का खतरा सता रहा है। एक वीडियो मैंने देखा था, इसमें सड़क पे से एक बस जा रही है, तो उसमें लंगूरों का एक झुंड निकल कर बस के सामने आ जाता है और बस वाले रोकते हैं, फिर अपनी बोतलों से उन लंगूरों को पानी पिलाते हैं और वो इतनी उत्सुकता के साथ वो सारे लंगूर पानी पीते हैं। मैंने ऐसे भी दृश्य देखे हैं कि गाँवों में जो जो मछलियाँ होती हैं, वो गर्मी के कारण सब मर गई, मतलब उनकी मरी हुई मछलियों की मरी हुई मछलियाँ हमें दिखाई पड़ रही हैं। और इंसानों की हालत तो और भी ज़्यादा खस्ता है, बहुत बुरी हालत है। पेयजल का सब तरफ संकट है। दिल्ली जैसा शहर जो जिसमें हिंदुस्तान का सबसे ज़्यादा पैसा खर्च होता है, इस दिल्ली को तैयार रखने में हमेशा। दिल्ली भयानक रूप से पेयजल के संकट की शिकार है। इसमें केंद्र सरकार भी हस्तक्षेप कर रही है, दिल्ली सरकार भी कर रही है, कुछ हो नहीं पा रहा है मतलब। दोनों जगह एक ही सरकार है, हरियाणा में और दिल्ली में, लेकिन हरियाणा पानी नहीं दे रहा है दिल्ली को और दिल्ली के पास अपना पानी नहीं है। बहुत ही बुरी हालत है, मतलब गर्मी, ऐसी गर्मी पड़ रही है जैसे कोई दावानल जल रहा हो। ये स्थिति है, जैसे कहीं कोई ज्वालामुखी फट गया हो और हम लोग उसके लावे में कहीं फँस गए हों। तो ये मैं समझता हूँ कि ये हम लोगों के जो राजनेता हैं, उन्होंने जिस तरीके से इस देश का और इस पूरे महादेश का, इस उपमहाद्वीप का पर्यावरण प्रबंधित किया है, उनकी इसमें पहली ज़िम्मेदारी है। हालाँकि ये समस्या ग्लोबल है, भूमंडलीय समस्या है, लेकिन कम से कम भारत की ज़िम्मेदारी तो फ्रांस की नहीं है, भारत की ज़िम्मेदारी कोई ब्रिटेन की नहीं है, भारत की ज़िम्मेदारी तो भारत के नेताओं और उन लोगों की है, इनके पास सत्ता है। सरकार सबसे बड़ी एजेंसी होती है, उसके पास सब कुछ करने का अधिकार होता है। शीतल जी, आप इसके ऊपर, इस राजनीति से इसके संबंध और जो बर्बादी हो रही है, और जिसकी वजह से आज हम लोग ऐसी जगह खड़े हुए हैं, जिसमें कभी भी हम लोग जल सकते हैं और हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम जल जाएँगे। जी। आपको, आपके दर्शकों को नमस्कार। बहुत ज़रूरी विषय आपने रखा है। मैंने इस विषय पर थोड़ा बहुत अपने यहाँ भी हस्तक्षेप किया, सत्येंद्री पर और एक आध और मंच पर भी किया है। हुँ, आज आपके कार्यक्रम के लिए मैंने कुछ और सूचनाएँ जुटाई हैं, हुँ, थोड़ा उससे आगे बढ़ के, और ये मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है कि इसे ज़्यादातर लोग उठाएँ। हुँ, एक हमारे पत्रकार हैं हिंदी के, हृदयेश जोशी, हुँ, हुँ, वो इस जानता हूँ। काम को करते रहते हैं। मैं उनके नोट्स वगैरह से प्रभावित होता हूँ और फिर मैंने अपनी ओर से भी कुछ खोजबीन की और कुछ मित्रों ने भी की उसमें सब में। दरअसल भारत की स्थिति दुनिया की स्थिति से थोड़ी ज़्यादा भयानक है। हुँ, इस बार जो गर्मी पड़ रही है उसमें अगर दुनिया में 20 शहर हैं जो सबसे गर्म हैं, तो 19 उसमें से भारत में है और 20वां जो है लुम्बिनी नेपाल में है। अच्छा। और ये वो साल है जो यानी 140 19 साल सबसे ज़्यादा गर्म शहर भारत में हैं। भारत में है अच्छा, और 20वां जो है वो नेपाल में लुम्बिनी इस समय। जहाँ भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। जी, जी। ये सब इन सबको की कुछ वजहें तो ऐसी हैं जो सार्वभौमिक हैं, हुँ, लेकिन बहुत सारी वजहें ऐसी हैं जो हमारी अपनी क्रिएटेड है, हुँ, जिसमें हमारा सीधा-सीधा रोल है। ये विभिन्न बड़े अध्ययनों में शामिल हुआ है। जी। मैंने इसके लिए जो अध्ययन किए वो सब बहुत ही ऑथेंटिक हैं। हुँ, जैसे लैंसेट काउंटडाउन 2025 है इसमें, हुँ, और मैंने हार्वर्ड की एक सलाटा इंस्टीट्यूट की स्टडी है, अभी लेटेस्ट अप्रैल 26 की है। हुँ, नोवा की अप्रैल 26 की है, हुँ, और भारतीय जो अपना मौसम विभाग है उसकी जो बहुत सारी समय-समय पर सूचनाएँ हैं। हुँ, तो सबसे पहले तो दर्शकों और मित्रों को सबको ये बता दें कि देखिए ये वर्ष जो है हुँ, 140 साल बाद ऐसा वर्ष आया है
जब पृथ्वी पर लगभग वैसा खतरा है जैसा 140 साल पहले था। एक साल आया था उसमें, और उस समय दुनिया की आबादी के 4% लोगों की मौत हो गई। अरे बाप रे बाप! ये सही है कि उतना उससे तब इंसान तब से बहुत आगे बढ़ चुका है, उसने बहुत चीजें अरेंज कर ली हैं, लेकिन जी, उसने बहुत सारी चीजें नष्ट भी की हैं इसी दौरान में, जी। और बहुत सारी चीजें उस युग से इस युग में फर्क भी है। हुँ, जैसे तब से पृथ्वी का जो तापमान है वो करीब 1.5 डिग्री ऑलरेडी बढ़ चुका है। जी। 1.34 38 डिग्री जो है, हुँ, जितना 140 साल पहले था उससे हाँ। इतना पहले से ही बढ़ा हुआ है। हुँ, और इसमें जो है क्या होता है कि हमारा जो क्लाइमेट है इसमें क्या होता है कि दक्षिण जो अमेरिका है उस एरिया से प्रशांत महासागर से ठंडा पानी इस हुँ, तरफ को चलता है हुँ, हमारे मानसून से पहले। हुँ, हमारे तरफ को हमारे मतलब भारतीय उपमहाद्वीप की तरफ इस तरफ चलता है, तो उससे मौसम नॉर्मल कोर्स में आता है। हुँ, लेकिन जब ये इस तरह का साल होता है, इसको एलनीनो कहते हैं, सुपर एलनीनो साल है ये। हुँ, इसमें खतरा ये होता है कि उल्टा हो जाता है, हुँ, और इसमें जो प्रशांत महासागर का गर्म पानी वाला इलाका है उस तरफ से ये चलता है और ये स्लो होता है। हुँ, इसमें बीच बीच में हीट वेव्स आती हैं जो औसत टेम्परेचर से करीब करीब 1.5 से 2% और तापमान बढ़ाती हैं। तो 1.5% पृथ्वी का तापमान पहले ही जो 100 साल पहले 140 साल पहले था उससे बढ़ चुका है, हुँ, और 1.5 और बढ़ता है तो करीब 3% की वृद्धि इससे हो जाती है। हुँ, और इससे ऑस्ट्रेलिया में सूखा पड़ने का अंदेशा होता है, और भारतीय उपमहाद्वीप में मौसम में बरसात कम होती है, जिसको हमारे मौसम विभाग ने स्वीकारा है कि इस बार हुँ, हमारी जो रेन्स हैं जिस पर हमारी करीब 54-55% खेती निर्भर है, हुँ, वो हमारी अब की जो है सामान्य से कम होंगी, जी, और असामान्य रूप से होंगी। जो नॉर्मल हमारे रेन डेट्स हैं उसमें नहीं होंगी, इधर-उधर होंगी। जी। और इनसे जो इलाके प्रभावित होंगे बहुत ज़्यादा, एक तो हमारे तटीय इलाके प्रभावित होंगे। हुँ, वहाँ ह्यूमिडिटी का जो रेशियो है वो बहुत गड़बड़ होगा उससे, और कई बार ह्यूमिडिटी के रेशियो गड़बड़ होने से क्या होता है कि कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत टेम्परेचर हो। हुँ, अगर टेम्परेचर 35-36 भी है और ह्यूमिडिटी बहुत है, तो हुँ, वो शरीर से बहुत सारा पानी निकाल लेती है, हुँ, और उसमें मनुष्य खतरे डेंजर ज़ोन में चला जाता है। हुँ, दूसरी ओर जो उत्तर प्रदेश और बिहार है खासकर, हुँ, हुँ, ये सबसे ज़्यादा प्रभावित इसलिए होंगे कि यहाँ गरीबी की वजह से हुँ, बिजली, एयर कंडीशनर हुँ, और सुरक्षा के उपाय वगैरह तुलनात्मक रूप में कम हैं। पेड़ काटने की रफ्तार बहुत तेज है, हुँ, और गरीबी बहुत है। ये सब मिला-जुला के यहाँ के लोगों को, और मज़दूरी करने वाले लोग यहाँ से ज़्यादा हैं। क्योंकि ये जो तापमान का डिफ़रेंस आता है, इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित वो लोग होते हैं जो कामकाजी हैं, मेहनत मज़दूरी करते हैं, इस गर्मी के दिन में भी जो छुप के नहीं रह सकते और जिनको काम करने के लिए बाहर निकलना होता है। इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले हैं करीब 8 करोड़ गिग वर्कर। हुँ, गिग वर्कर आजकल वो श्रेणी है जो बहुत सारी अमेरिकी और देसी कंपनियों में नए किस्म के काम कर रहे हैं, जैसे अमेज़न का सामान घर-घर पहुँचाना, और दोपहर में या किसी भी समय खाना पहुँचाना, ज़ोमैटो और स्विग्गी वगैरह हैं जो, और अन्य इस तरह की जो मोटरसाइकिलों से और इससे आप लोगों की सेवा कर रहे हैं। इस तरह के अब इस देश में 8 करोड़ वर्कर हैं, हुँ, जिनके यहाँ समय की सीमा होती है कि 30, बहुत सी कंपनियाँ दावे करती हैं कि आप ऑर्डर करिए 30 मिनट में सामान आपके घर होगा, 20 मिनट में होगा। अब ये जो लोग हैं, ये सब एक वल्नरेबल। कंपनी का तो नाम ही ब्लिंकिट है, यानी पलक झपकते ही आ जाएगा आपके पास। हाँ, नाम ब्लिंकिट जैसे रखा है, या इस तरह की जो ये सारा प्रयोग जो इसमें यही आजकल रोजगार दे रहा है। ये बड़ा कच्चा सा रोजगार है, हुँ, और लेकिन बहुत खतरनाक रोजगार है इस मौसम के लिहाज से। तो लेकिन ये लोग तो ये हैं, और जो हमारे मजदूर हैं जो कंस्ट्रक्शन साइट्स पे काम कर रहे हैं, या लोग हैं हमारे जो माइंस में काम कर रहे हैं, हुँ, लोग हैं जो इस समय गर्म लू में नॉर्मल डिब्बों में, जनरल डिब्बों में, ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, बसों में जी, यात्रा कर रहे हैं। ये सारी आबादी हमारी वल्नरेबल हो जाती है, क्योंकि जी, हमारे यहाँ सिर्फ 8% लोगों के पास ही एयर कंडीशनर है। जी। ये आंकड़ा ज़रूर है दुबे जी, बड़ा ध्यान से देखिए। बिल्कुल, मैं ध्यान से देख रहा हूँ भारत ये। देश में कुल 8% लोगों के पास है जिनके पास एयर कंडीशनर है घर में, इस गर्मी से सुरक्षा के लिए। जी, 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 जी। और ये जो खतरा है, तो ये बाकी 92% आबादी खुलेआम इस पे पड़ी हुई है। हुँ, हुँ, अब हम देखें कि हमारी समस्या क्यों बढ़ गई। हुँ, एक और बड़ा आंकड़ा है, हुँ, हमारे जो प्रथम श्रेणी के 15 शहर हैं बड़े, बंबई, दिल्ली, बंगलुरु, हैदराबाद, ये जी, सब,
ये दुनिया के दुनिया के प्रथम जो 30-35 देश हैं, उनमें मतलब वृक्षों से आच्छादित शहरों के रेशियो में सबसे नीचे हैं। अच्छा। ये आंकड़ा भी ले लीजिए, हाँ जरूरी है। जी। ये हमारे शहर ज्यादा गर्म क्यों है? हाँ। इसलिए कि हमारे शहरों में तुलनात्मक रूप में हमने उन्हें वृक्षों से कम आच्छादित किया है, या हाँ। हमने उनके वृक्ष तो काट डाले हैं पर दूसरे लगाए नहीं है। हाँ। और वृक्षों को काट डालने और लगाने के बीच बहुत बड़ा अंतर होता है। तीसरे, हमने पिछले 10-12 सालों में दुनिया में सबसे ज्यादा जंगल काटे हैं। ये भी एक आंकड़ा है कि भारत उन देशों में है जिसने सबसे ज्यादा जंगल काटे हैं, मोदी राज में, कथित विकास के नाम पर। और इसकी वजह से अभी अभी एक फैसला हुआ है जिसमें राजस्थान सरकार के द्वारा लिए गए 3 कोल ब्लॉक जो छत्तीसगढ़ में है, उनको उसने लिया, खुद अपने लिए है और दे दिया अडानी को। अडानी वहां ऑलरेडी लाखों पेड़ काट चुके हैं और फिर करीब 8 लाख पेड़ काटने वाले एक कोल खदान का उनको अधिकार मिल गया है। तो ये ज्यादातर मामलों में हम पा रहे हैं कि अडानी शामिल है या वेदांता है। उड़ीसा के मामलों में वेदांता है, जो जिसके खिलाफ बहुत सारे मामले हुए थे, रुकना भी उनको पड़ा था, उन पे जुर्माने भी हुए थे, लेकिन उसके बावजूद ये लोग इस दौर में सफल हैं। वो मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगा। जी। हमने आदिवासियों को, जो हमारी 8%, 8.5% आबादी है, जो जंगलों में रहते थे, उनको बार बार वहां से ये मिनरल्स के लिए खदेड़ खदेड़ के गरीबी की रेखाओं के नीचे ढकेला है और उनके जीवन को दुष्कर किया है। और हमने उनको सबसे बुरे हालात में रखा है देश के। इसके बावजूद देश की राष्ट्रपति आदिवासी हैं, उड़ीसा के मुख्यमंत्री आदिवासी हैं, छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री आदिवासी हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री आदिवासी हैं, लेकिन सबसे गरीब और सबसे परेशान आबादी यही है। नक्सलवाद के नाम पर हुई हिंसा में लाख से ज्यादा लोग सरकारी बलों के और जनरल आबादी के और नक्सलवादी कहे जाने वाले मारे जा गए हैं, और अभी भी वो समस्या उससे ज्यादा ज्वलंत होकर इस समय सामने है। वजह क्या है कि हम मिनरल्स के लिए जो जंगल काट रहे हैं, उससे हमारे यहाँ लैंसर काउंटडाउन 2025 की रिपोर्ट है कि 224 में भारत ने गर्मी का संतुलन न कर पाने की वजह से 194 बिलियन का नुकसान किया। अब ये नुकसान क्या होता है? बहुत सारे लोग, जान का नुकसान तो एक नुकसान है ही है, स्वास्थ्य का बहुत बड़ा नुकसान होता है जिसका कोई आंकड़ा हम नहीं लगा पाते, लेकिन ये उनका होता है जिनका स्वास्थ्य जोखिम में होता है। जोखिम में किसका है? कि जो धूप में, इस गर्मी में, हीट वेव में जो काम करने जा रहा है, यानी साधारण इंसान का होता है, या जिसके पास इस दौर में बचाव के साधन नहीं है, एयर कंडीशन नहीं लगा हुआ है, खुली धूप में दुकान खोले मान लीजिए बैठा है, पसीना चू रहा है, पंखा पुंखी लगाए, बिजली नहीं आ रही है, हाथ जल रहा है, लेकिन उसे रोजी कमानी है, ठेला लगाए हुए है। यानी साधारण आदमी ये कीमत चुकाता है अपने स्वास्थ्य बिल से, अपने मौत से भी ज्यादातर बार, और बहुत सारे आर्थिक जो उसके साथ जुड़े हुए उपक्रम है। ये अध्ययन है लैंसेट काउंटडाउन का। जी। ऐसे ही इसमें क्या होता है कि सबसे बड़ा जो नुकसान होता है वो लेबर आवर्स का होता है। जब ये प्रचंड गर्मी और हीट वेव होती है तो आप काम नहीं कर सकते, आप कितने ही टफ करने वाले हो, जान दे सकते हैं, काम नहीं कर सकते, तो लेबर आवर नष्ट होते हैं। तो ये जो लगातार हीट वेव हमारे यहाँ बढ़ रही है, तो इसमें पिछले 10 वर्षों में 124% की वृद्धि हुई है। ये भी इसी रिपोर्ट का हिस्सा है। यानी इतनी ज्यादा गर्मी हो जाती है कि सबको छहाने की कोशिश करनी पड़ती है, तो आपके लेबर आवर नष्ट होते हैं। तो आप जब इन चीजों की व्यवस्था नहीं करते, तो इन चीजों का काउंट चूंकि आप करते नहीं है, आप सिर्फ वो काउंट करते हैं कि जीडीपी में क्या हो गया और फलाने का क्या हो गया, और वो सब भी जनपक्षीय नहीं है। हम जानते हैं कि वितरण प्रणाली हमारी ऐसी है कि कुछ लोगों के हिस्से में ही जा रही है सारी तरक्की। ये सब कुछ ऐसे अध्ययनों के आंकड़े हैं जो हमें बता रहे हैं कि देश का सबसे बड़ा जंगल हसदेव छत्तीसगढ़ में इस समय खतरे में है। उसमें लाखों पेड़ हमने काट लिए हैं और लाखों हम काटने जा रहे हैं। ये पेड़ वो हैं जिनको उस तरह का पेड़ बनने में 60 से 100 साल लगते हैं, और हमने इसको वापस करने की जो भी योजनाएं ली, एक पेड़ माँ के नाम वगैरह टाइप, और यूपी में रिकॉर्ड बने कि हमने इतने सैंपलिंग लगा दिए, इनके अध्ययन बताते हैं कि इनमें से 10% भी मौके पर फिर कुछ महीनों बाद मौजूद नहीं मिलते।
जो ये आंकड़े बनाने के लिए बहुत सारी सैपलिंग लगाने के फोटो हम देखते हैं कभी-कभी सीजन फोटो में, अपॉर्चुनिटीज है सब। फोटो अपॉर्चुनिटीज, इनके 10% भी बाद में उसके 1 महीने 2 महीने बाद अध्ययनों में वहां नहीं पाए जाते। वो सब जल-जुल के उखड़ चुके होते हैं, कि ज्यादातर तो अगले ही दिन खत्म हो जाते हैं। वो सिर्फ शो होता है, एक फोटो होता है, उसके बाद वो खत्म होता है। हम्म, तो हम जितने पेड़ लगा रहे हैं और हम्म, जितने पेड़ काट रहे हैं, इसका जो संतुलन है वो बिल्कुल हमारे मनुष्य के पक्ष से दूर चला गया है हम्म, और सिर्फ कैपिटलिस्टों के पक्ष में है। हम्म, और ये बिल्कुल जनता को खतरे में डाल रहा है। हम एक ऐसे देश में बदल रहे हैं जिसमें माइंस में आग उगल रही होगी, नदियों को हमने खोद डाला है, वो सूख रही होंगी, पेड़ होंगे नहीं हमें बचाने के लिए, बड़े बड़े हाईवे होंगे जो बिल्कुल छायादार नहीं होंगे, और हम आसमान के सीधे नीचे होंगे, आग उगलते आसमान के, जो कंक्रीट के जंगल की वजह से और ये इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर के की भीड़ की वजह से और परेशानी दे रहा होगा। हम्म, और हम उससे निपटने के लिए बिल्कुल भी तैयार ना होकर सिर्फ मरने के लिए उपस्थित होंगे। और इससे जो पैदा होगी दौलत, जो हो रही है दौलत, जो पैदा हुई और जो होगी, वो सब पता नहीं किन बैंकों में कहाँ मिलेगी और उनको लेके कौन कहाँ मिलेगा, हमें नहीं पता। हमारे काम नहीं आएगी। हमारे मीन्स इस देश के 90-95% लोगों के वो काम नहीं आने वाली। ये इन विभिन्न अध्ययनों की रिपोर्ट है। और उसमें अब ये साल है जिस साल में हम ये बात कर रहे हैं, ये क्यों हुआ? 2006 में आदिवासियों के हित में एक कानून यूपीए की सरकार ने बनाया था, जिसमें यह हो गया था कि किसी भी जंगल या जंगली इलाके को काटने या उसमें उसका वो नेचर बदलने के लिए ग्राम सभा के बहुमत की परमिशन लेनी होगी। हम्म, मोदी सरकार ने क्या किया कि 2020 में एक ड्राफ्ट बना के पहले तो इसको डाइल्यूट कर दिया और 2023 में एक कानून बना के इसको खत्म ही कर दिया। अब ये सब उद्योगपतियों के पक्ष में चला गया है और बहुत सारे मामले कोर्टों में लंबित है। और आप जानते हैं हमारी कोर्ट्स में आजकल क्या हो रहा है। हम्म, और ऐसे मामलों में, करोड़पतियों के मामलों में, अरबपतियों के मामलों में दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि न्यायालय से भी इस देश के लोगों को निराशा ही मिल रही है। हम्म, ये सब बहुत गंभीर सूचनाएं हैं। इनको ये तो एक एक चीज ऐसी है जिनके विस्तारित अध्ययन और विस्तारित कार्यक्रमों की जरूरत है। रादर हमारे पूरे पूरे मीडिया स्पेक्ट्रम को इस समय, ये दुनिया में 140 साल बाद घट रहा है और आप सोचिए मेन स्ट्रीम मीडिया में कहीं हमने इस पर कोई डिबेट, कोई चिंता, कोई दिन भर का कार्यक्रम, कोई चीज होते नहीं देखी। किसी को कोई परवाह ही नहीं। ये आश्चर्यजनक है। हमारे इस पूरा सूचना तंत्र का जो न्यूज रूम है वो किस तरह से चीजों को तय कर रहा है आजकल, कितना वो मनुष्य विरोधी और कितना अपने आप से विरोधी है। वो जो चीजें रच रहे हैं, इससे एक दिन एक वीडियो आया था, आपने देखा होगा कि एक बहुत महत्वपूर्ण एंकरा है, उनके बिल्डिंग में भी लाइट चली गई और लाइट नहीं आ रही थी और लिफ्ट में लोग फंसे थे और 24 मंजिल उनको पैदल चढ़ना पड़ा। और फिर वो हाहाकार मचा रही थी, वो वीडियो डाल रही थी कि ये क्या है, ऐसे कैसे चलेगा, हम लोग इतना पैसा देते हैं, टैक्स देते हैं और मेंटेनेंस का देते हैं और आदमी 24 मंजिल कैसे चढ़ेगा, और ये है वो है। जो देश आप बना रहे हैं उसमें सिर्फ यही नहीं होगा कि आप 24 मंजिल कैसे चढ़ेगा, उसमें ये भी होगा कि उसमें आग लग जाएगी, 24वें मंजिल तक चलने वाली कोई लिफ्ट नहीं होगी, कोई पानी फेंकने वाली मशीन नहीं होगी और लाशों के रूप में बदल के हम गिरेंगे। ये भी हुआ है, फिर होगा। क्यों हम ऐसा देश रच रहे हैं भाई? इसीलिए तो इस तरह के कार्यक्रमों की जरूरत है, इस तरह के सवाल करने वाले कार्यक्रमों की जरूरत है। देखिए, आपने जो एक हृदय विदारक और चौंकाने वाला जो चित्र खींचा है, और मैं तो ये उम्मीद कर ही रहा था कि इस तरह के तथ्य आपके पास से आएंगे। जब आप शुरू में बोल रहे थे, आपने गिग वर्कर्स का जिक्र किया, तो मेरे मन में आया कि मैं ये देख लूं कि गिग वर्कर्स की मासिक आमदनी औसतन कितनी है, मतलब जो है। क्योंकि गिग वर्कर्स की सेवा हम लोग भी कभी कभी लेते हैं, महीने में 1-2 बार, 2-3 बार कोई चीजें मंगाने के लिए लेते हैं। वो दोपहर में भी आते हैं, रात को भी आते हैं। और आपने बताया कि वो 8 करोड़ गिग वर्कर ऐसे हैं। 8 करोड़ की संख्या कम नहीं होती। पूरे ईरान की आबादी कुल 9 करोड़ है। 9 करोड़ है। ईरान की आबादी के तकरीबन बराबर लोग तो सड़कों पे इस गर्म जलती हुई धूप में अपनी मोटरसाइकिलों पे या अपनी फिटफिटिया पे या अपनी अपनी साइकिल पे, अपनी साइकिल पे हमें छोटी छोटी चीजें सप्लाई करने के लिए जलते हुए, आग से भुनते हुए हम लोगों के पास आ रहे हैं। तो मैंने देखा कि उनकी आमदनी का जो औसत है वो, मतलब अधिकतम एक गिग वर्कर्स जो बहुत ज्यादा अच्छा है या किसी अच्छी कंपनी में काम करता है, तो वो 25,000 रुपए महीने से ज्यादा नहीं कमाता। और नहीं सब उससे भी नीचे 10,000, 12,000, 15,000 से 25,000 के बीच में लोग कमाते हैं। और 12 कितना से 18,000 के बीच। जी, हाँ, कितना जान का जोखिम जो है
वो लोग उठाते हैं। और ऐसा कि आपने बताया कि कितने कम लोगों के पास वातानुकूलन की सुविधा है, जी, और ट्रेनों में देखिए जो वातानुकूलित डिब्बे नहीं होते हैं, उनके अंदर कितने ठसाठस लोग भरे हुए होते हैं। जी, और ये जो आदिवासियों वाला आपने उदाहरण दिया कि आदिवासियों के जंगलों और को उद्योगपतियों के लिए मुहैया कराने के लिए सरकार ने किस तरीके से यूपीए सरकार के वक्त कानून बदला। अब इसे जी। वेदांता है, आप ये भी कल्पना कीजिए कि एक ऐसी कंपनी है, इसका नाम आपने वेदांता रख छोड़ा है। हुँ, यानी हुँ, वेदांत जैसे महान और जैसे चिरंतन दर्शन के नाम पे उसने अपनी कंपनी का नाम रख छोड़ा है, हुँ, और वो इस देश का या दुनिया के सबसे बड़े पॉल्यूटर्स में से एक है। जी, सबसे बड़ा प्रदूषण करने वालों में से एक है, और उसका पूरा रवैया जो है इतना मानव विरोधी है, इसकी कोई सीमा नहीं है। मैं किसी जी, कंपनी का विरोधी नहीं हूँ, ना मैं उनका विरोधी हूँ, ना मैं उनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। लेकिन उनके ऊपर जुर्माने लग चुके हैं, उनको डाँट पड़ चुकी है अदालतों की, लेकिन वो सब चलता है। अदानी जी मुतवातिर, मोदी जी ने उनको छूट दे रखी है, वो दबा-दब जंगलों को काटते जा रहे हैं। अच्छा, दूसरे एक ज़माने में आपको याद होगा कि पर्यावरण से संबंधित कुछ संगठन हुआ करते थे, जी, और वो पर्यावरण संबंधी चेतना का भी प्रसार किया करते थे। गांधीवादी संगठन होते थे या और दूसरे उदारतावादी संगठन होते थे, बुद्धिमान, अक्लमंद लोगों, दानिशमंद लोगों के संगठन होते थे। अब तो लगता है कि उन वो संगठन भी ही नहीं रह गए हैं। शायद नहीं, नहीं, एनजीओ नहीं, के ऊपर वो सरकार ने जो हमला किया मैं है, उसकी मैं वजह से मैं ऐसा हुआ है। नहीं, नहीं, बहुत वो एक तो एनजीओ वाला इश्यू है, बहुत सारे हैं, वो हाँ, हमारी खबर के बीच नहीं है। हुँ, कुणाल शुक्ला को कितने लोग जानते हैं, हसदेव की लड़ाई लड़ रहा है वो, जी, अकेले। जी, हृदयेश जोशी ही इतनी अच्छी रिपोर्ट्स करते हैं, उनको कितने लोग पढ़ते हैं। हुँ, हम लोग भी पॉपुलर और मेन स्ट्रीम, और ये ज़ाहिर है जो आपने शुरू में ही कहा कि हम पॉलिटिकल खबरों के नीचे दब गए हैं। हुँ, हुँ, और या सनसनीखेज, हिंसा, अपराध, हुँ, षड्यंत्रकारी या सरकारी प्रचार के नीचे दबा दिए गए हैं। हमारी हुँ, ज़रूरी खबरें हमारे अपने लिए जो बहुत ज़रूरी हैं, हुँ, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, क्या हालत हो रही है शिक्षा में आप देख रहे हैं। कोई एक परीक्षा हम नॉर्मली नहीं करा सकते। पूरा जी, सिस्टम ढह रहा है एक्चुअली। हुँ, जुडिशरी से हम क्या उम्मीद करते हैं, वो क्या दे रही है? चुनाव हुँ, आयोग कहाँ पहुँचा हुआ है? और रोज खबरें आ रही हैं कैसे हम जजेस वगैरह की नियुक्ति में क्या-क्या गड़बड़ियाँ कर रहे हैं। तो हुँ, हम एक इस समय हमारा पूरा जो भी ताना-बाना आज़ादी के बाद लड़-भिड़ के हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने हासिल किया था, और उन्होंने एक सुंदर जी, संविधान बनाकर इसको एक लाइन दी थी। हम अब उसको बहुत तेज़ी से हुँ, सारे इंस्टीट्यूशंस को, सारे पैरामीटर्स को नष्ट कर रहे हैं। हुँ, इसलिए वो जो पर्यावरणविद हैं उनको कौन देखता है? कौन है वो? सुनीता नारायण को अब कितने लोग इंटरव्यू करते हैं? हुँ, लोग सही भूल बात है, गए दिल्ली सही बात। दिल्ली शहर नरक से मर रहा था जब वो सुनीता नारायण के गुरु वो कौन अग्रवाल थे अनिल जिन्होंने अग्रवाल, अनिल अग्रवाल। अग्रवाल जिन्होंने शहर को डीजल बसें हटाने की लड़ाई, कितनी बड़ी लड़ाई थी वो, कोई छोटी बात थी। हुँ, कोई फैसला हो पाता है हमारे देश में साधारण तौर पर? हुँ, डीजल बसें उनको रखाए रखने के लिए बड़ी लॉबी टाटा और अशोक लेलैंड की और अन्य ऑटोमोबाइल वाली भिड़ी हुई थी, सारे बड़े वकील उसकी ओर से तर्क दे रहे थे। हुँ, वो तो भला हो उस समय के सुप्रीम कोर्ट का कि हुँ, उसने इस तरह के एनजीओज की भी आवाज सुनी, हुँ, और दिल्ली आज से पहले ही मतलब कैंसर की पूरी मंडी बन वैसे तो बनी हुई है। अब हुँ, हम लोग उन आंकड़ों पे अभी गए ही नहीं है, वरना हम लोग जिस तरह का वातावरण हमने रचा है, जो जिस तरह से क्लाइमेट हमारा खराब हो गया है और प्रदूषण है दिल्ली और जी, चारों तरफ, कितने लोगों को इससे कैंसर हो रहा है, इस तरह के अध्ययन हुए कहाँ हैं? हुँ, क्योंकि हमने ये जरूरी और मानवीय और गंभीर चर्चा को खबर से बाहर कर दिया है, हुँ, सूचना तंत्र से बाहर कर दिया है। हुँ, इसलिए वो नहीं दिखाई दे रहे हैं। वो हैं, वो काम कर रहे हैं, हुँ। और हम मतलब हम हमारी सूचना के दायरे से बाहर कर दिए गए। अच्छा, दूसरे इसमें एक और प्रश्न उठाने की आवश्यकता है। सरकार तो ये कर ही रही है, जैसा आपने बताया कि मोदी सरकार ने किस तरह आदिवासियों के जंगलों और पहाड़ों को वो बचाने वाले कानून को समाप्त कर दिया, जी, और जो कॉर्पोरेट पूँजी है, उसको खुली छूट दे दी प्रकृति का दोहन करने की, ज पेड़ों को काटने की। जो हमारा विपक्ष है, इसमें कुछ पढ़े-लिखे लोग भी शामिल हैं। राहुल गांधी कभी-कभी पर्यावरण के प्रति चिंता जताते हुए भी देखे जाते हैं। लेकिन आपने जो आज विवरण दिया है, उसके लिहाज से उनकी चिंताएँ भी सतही लगती हैं। बिल्कुल। ये लोग भी डरते हैं कि कहीं अगर ये पर्यावरण के प्रश्न को बहुत मजबूती से उठाएँगे,
या उसको व्यावहारिक राजनीति का हिस्सा बनाएंगे, तो हिंदुस्तान की कारपोरेट पूंजी इनसे नाराज हो जाएगी और बिल्कुल वो ऐसा इनको है। चलना नहीं देगी या इनको पूरी तरीके से अपनी लिस्ट में से इनका नाम काट देगी। ये कभी जिंदगी में सत्ता में नहीं आ पाएंगे, क्योंकि अगर वो नहीं चाहेंगे तो शायद सत्ता में कोई नहीं आ पाएगा। इतनी शक्ति उनके पास है। बिल्कुल ये खतरा है, और मैं तो कहता हूँ कई मामलों में राहुल गांधी बोलते भी हैं तो उनकी पार्टी के दूसरे लोग कहाँ बोलते हैं। जी इनकी पार्टी के कौन लोग हैं जो ये देश के दो सबसे प्रमुख उद्योगपतियों जिनके खिलाफ असंख्य आरोप हर समय आते रहते हैं, जी जी जी। उनका नाम लेके बोलने की सामर्थ्य है। उनके नाम का ट्वीट तक नहीं करते लोग, हम्म और उनके द्वारा किए गए बहुत सारे दौलत के प्रदर्शन वाले कार्यक्रमों में हम उनको नाचते गाते ढोल बजाते पाते हैं। हम्म सभी दलों के, सभी किस्म के, सभी रंग के लोगों को हम वहां पाते हैं। तो ये तो वक्त आ ही गया है। एक तथ्य और रह गया था, मोदी बिल्कुल। सरकार ने एक और कानून पास किया है। हम्म उन्होंने किया कि बॉर्डर से 100 किलोमीटर अंदर तक हम्म ये कहीं भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के लिए उनको जमीन लेनी होगी या कुछ करना होगा, तो हम्म उसमें एनवायरनमेंट के कानून आड़े नहीं आएंगे। ये भी पास कर लिया है 23 में। हम्म तो बॉर्डर वगैरह के आजकल देशभक्ति वगैरह के नाम पे बहुत सारे फैसले हो जाते हैं, बाद में उनमें कमर्शियल इंटरेस्ट होते हैं। हम्म। उसमें अब बेचारा कोई पेड़ तो अपने को बचा ही नहीं सकता। नहीं नहीं बचा सकता। तो वो पूरा बैरन लैंड आपको मिलेगी। इसीलिए नॉर्थ ईस्ट में मैं जब देख रहा था आंकड़ा कि नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा पेड़ काटे गए हैं, तो अब समझ में आया कि उनकी दुर्गति इस कानून के तहत हुई कि सीमा के 100 किलोमीटर के दायरे में अब इस तरह के किसी फैसले को किसी से पूछने जांचने की कोई जरूरत ही नहीं बची। अच्छा, अब ये बात भी समझने की है, हिंदुस्तान की कारपोरेट पूंजी प्रकृति का दोहन करके बहुत बड़े पैमाने पर अपने लिए मान लीजिए मुनाफा कमाएगी, है? और तो उस मुनाफे को लेके जीवित कौन रहेगा? नहीं नहीं, वो मुनाफा यहाँ रुक ही नहीं रहा भाई। हाँ, आपको तो याद ही होगा अभी भारत कुछ उसका दिनों उपभोग नहीं कर पाएगा मुनाफे का। नहीं नहीं, 50 बिलियन हमारे उद्योगपतियों ने अमेरिका को जाके प्लेज किया है कि हम आपके यहाँ कारखाना लगाएंगे, आपके यहाँ रोजगार पैदा करेंगे। भारत में हमारी वित्त मंत्राणी स्वीकार कर रही है कि उन्होंने पिछले 10-12 वर्षों में कारपोरेट सेक्टर को 30% लाभ दिया है, लेकिन ये लोग जो है भारत में पैसा नहीं लगा रहे हैं। और ये जो भारत में पैसा लगाने की गति है, ये लगातार बहुत नीचे चली जा रही है। भारतीय उद्योगों का भारत में पैसा लगाने का, इन्वेस्टमेंट करने का जो जो क्रम है, ये लगातार इसका आंकड़ा नीचे जा रहा है। यहां से जो भी पैसा जनरेट हो रहा है ये सब करके, जिसमें हमें आपको जीने के लिए मरने के लिए छोड़ा जा रहा है, ये सारा पैसा उड़ जा रहा है सुरक्षित और फायदेमंद, ये मुनाफे में जाएगा। ये गरीब भारत के कठिनाइयों से उबारने में नहीं खर्च होगा, ये उड़ जाएगा, ये वहां जाएगा जहां उनको सहूलियत होगी ज्यादा कमाने की, ज्यादा मुनाफा बनाने की। वो नागरिकता भी खरीद लेंगे वहां की। आजकल तो सही बात है, नागरिकता ये ग्लोबल इकोनॉमी में पलायन कर जाएगा और चला ये गया। नागरिकताएं भी खरीद लेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो ये तो बहुत ही अद्भुत और अनूठा विश्लेषण आपने किया है। मुझे लगता है कि सोशल मीडिया के इतिहास में इस प्रकार की चर्चाएं आमतौर पे होती नहीं है और अभी तक हुई नहीं है। नई परख के मंच पे भी ये चर्चा पहली बार हो रही है। हम लोग नहीं नहीं, अर्थव्यवस्था पे बहुत सी चर्चा करते हैं और उसमें पर्यावरण का प्रश्न आता है, जी लेकिन जिस तरीके से फोकस के साथ में, तथ्यों के साथ में आपने इस बात को रेखांकित किया है, ये ऐसा ऐसा कभी हुआ नहीं। आप इसके लिए बधाई के पात्र हैं, नहीं आप इसके लिए साधुवाद के पात्र हैं। और नहीं, नहीं, इस प्रश्न पर अभी हम लोग सोचना जारी रखेंगे। जी अभी हम लोग इस प्रश्न पर सोचना जारी रखेंगे, क्योंकि देखिए अभी भयंकर गर्मी पड़ रही है, फिर चूंकि मौसम बहुत बिगड़ गया है तो भयंकर बरसात भी होगी। जब होगी, देर से होगी, जब हम बिल्कुल जल भुन जाएंगे तो आंधी बरसात, तूफान आएगा। आंधी तूफान भयंकर आएगा, नहीं होगी, आंधी तूफान आएंगे, तूफान ऊट आएंगे, पटांग चीजें होंगी। ओले गिरेंगे मोटे मोटे, यस, वो मोटे मोटे ओले गर्मी में गिरेंगे। यस, मोटे मोटे ओले गिरेंगे और उससे ऐसा लगेगा कि धरती के सीने पर फपोले पड़ गए हो, मतलब ये जी ऐसा ऐसा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद शीतल जी, नहीं नहीं, इस उम्मीद के साथ में कि हम लोग इस प्रकार की चर्चाओं को जारी रखेंगे और नई परख के दर्शकों के अंदर कुछ ऐसी बेचैनियां पैदा करेंगे जिससे वे भी इन बातों के बारे में सोचें और उनका भी मन बदले। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी चर्चा हुई, बहुत ही बढ़िया। चलिए धन्यवाद आपको।